नमस्कार। कहानियों की चादर में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं याद करके आज भी कांप जाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी खुद की आप बीती, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने जी थी। पर कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। रात के 12:30 बज रहे थे और उस घड़ी में समय भी जैसे थम सा गया था, मानो पूरी कायनात किसी अनजानी आशंका में सांसें रोक कर खड़ी हो। आसमान पर चांदनी बादलों के पीछे छुप छुप कर झांक रही थी। कभी चांद का टुकड़ा दिखता तो कभी पूरा अंधकार फैल जाता, जैसे कोई खेल रहा हो हमारे साथ, हमारी छोटी सी जिंदगी के साथ। सड़क एकदम सुनसान थी। दूर तक एक भी जीती जाती सूरत नजर नहीं आती थी। सिर्फ कार की हेडलाइट्स की पतली किरणें अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। जब वो रोशनी सूखे बेजान पेड़ों पर पड़ती तो उनकी परछाइयां सड़क पर ऐसे लहराती जैसे कोई विशालकाय सांप धीरे धीरे रेंग रहा हो, और मेरे रोंगटे हर बार खड़े हो जाते। मैं और मेरी फ्रेंड नेहा, हम दोनों अपनी नई पोस्टिंग के लिए पहले दिन शिवपुर जा रहे थे। सरकारी क्वार्टर मिलने की खुशी कहीं ना कहीं दिल के कोने में दबी हुई थी, लेकिन उस रात का भय उस खुशी को निगलता जा रहा था। रात इतनी गहरी हो चुकी थी कि हर बीता हुआ पल दिल पर एक भारी पत्थर रखता जा रहा था, और इस वीरान रास्ते पर अकेले गाड़ी चलाना जैसे मौत को आमंत्रण देना लग रहा था। मैंने डरते डरते कार की स्पीड और धीमी कर दी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उस अंधेरे को पढ़ने की कोशिश की, जैसे वो अंधेरा कोई किताब हो जिसमें हमारा अंत लिखा हो। मेरी आवाज़ खुद मुझे कांपती हुई लगी जब मैंने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हें सचमुच पक्का यकीन है कि यही रास्ता सही है? ये जगह तो इतनी भयानक लग रही है कि लगता है जैसे भगवान ने भी यहाँ से मुंह फेर लिया हो। नेहा से हल्के से हंसकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उसकी हंसी में अभी भी वो पुरानी दोस्त की गर्मी थी। अरे डरपोक कहीं की, सुबह सुबह तो यही रास्ता गांव वालों से भरा पूरा और हंसी खुशी वाला लगता है। बस रात में थोड़ा खाली हो जाता है तो ऐसा लगता है। डोंट वरी, इतना मत डर। उसकी हंसी मेरे कानों में पिघली हुई सी आई और एक पल को दिल को सुकून दिया, लेकिन फिर भी मेरे भीतर कोई आवाज़ बार बार चीख रही थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। हवा भी अजीब सी चल रही थी, न तेज़ न ही ठंडी, बस इतनी कि जैसे कोई अदृश्य होठ हमारे कानों से सटकर फुसफुसा रहे हों। कोई पुराना राज, कोई भूला हुआ श्राप। अचानक बहुत दूर से हेडलाइट्स में एक धुंधली सी परछाई उभरी। पहले लगा जैसे कोई पेड़ का तना हो, फिर पता चला ये कोई साइकिल सवार था। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले वो सीधे हमारे सामने आ गया, जैसे अंधेरे ने खुद उसे धकेल दिया हो हमारे रास्ते में। मेरे मुंह से बस एक चीख निकली, ओ शिट! और मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मार दिया। टायरों की चीख सारी रात को चीर गई। धूल का गुब्बार उठा और फिर वो भयानक धड़ाम की आवाज़ जिसने मेरे दिल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। सब कुछ सेकंड्स में ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे भीतर का डर अभी अभी जन्मा था। कार रुकने तक हिलती रही। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अब छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। सांसें जैसे गले में अटक गई थी। मैं किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर उतरी। पैर काँप रहे थे, जैसे ज़मीन भी मेरे साथ धोखा कर रही हो। सड़क पर एक आदमी पड़ा था। उसका शरीर एक अस्वाभाविक कोण में मुड़ा हुआ था, जिससे सारी हड्डियाँ चूर चूर हो गई हों। उसकी पुरानी जंग लगी साइकिल एक तरफ उल्टी पड़ी थी। पहिया अभी भी धीरे धीरे घूम रहा था और उसके सिर से ताज़ा खून बह रहा था, गर्म गर्म और काला, अंधेरे में भी चमकता हुआ। मैंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा पूरी तरह निढाल था, आंखें आधी बंद, होंठ हल्के से खुले, जैसे आखिरी सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। मेरे गले से बस एक फुसफुसाहट निकली, हे भगवान, ये तो मर चुका है। जैसे ही मैंने पीछे हटने की कोशिश की, उसका शरीर अचानक हिला, बहुत धीरे और बहुत ही डरावने तरीके से,
जैसे कोई मृतक को कोई अदृश्य डोर खींच रही हो। वो अचानक उठ बैठा। सिर पर वही खून जमा हुआ था, अब धीरे धीरे सूखने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था। वो खड़ा हुआ और मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई पराये ग्रह की चीज़ हूँ। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी, इतनी खाली कि मेरे शरीर की सारी गर्मी एक पल में खींच ले गई। वो बोला, माफ़ करना बहन जी, मैं अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया। लगता है मेरे पैर में चोट लगी है। अगर आप बुरा न माने तो क्या मुझे आप शिवपुर तक लिफ्ट दे देंगी? उसकी आवाज़ में ना दर्द था ना ही गुस्सा, जैसे कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो। मैंने नेहा की तरफ देखा तो वो कार में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल चुप। आम तौर पर नेहा डर जाती तो चीखती थी, रोती थी, सवालों की बौछार कर देती थी, लेकिन इस बार वो पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी। शायद डर ने उसे अंदर से खा लिया था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हम उसे मना कैसे करें। एक्सीडेंट हुआ था, अगर हम उसे छोड़ देते तो शायद लोग इकट्ठा हो जाते, पुलिस आ जाती, बात बढ़ जाती। मजबूरी और अपराध बोध ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने उसे पीछे की सीट पर बिठा लिया। जैसे ही कार आगे बढ़ी, रास्ता और भयानक हो गया। हवा अब और भी ठंडी हो गई और भी तेज़ हो गई। पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे जैसे कोई चीख रहा हो। कभी कभी शीशे के बाहर ऐसा लगता था जैसे कोई छायाएं हमारे साथ दौड़ रही हों। मनोज, यही नाम उसने बताया था। पूरे रास्ते एकदम स्थिर बैठा रहा, ना हिला ना बोला, बस सामने शून्य में देखता रहा। उसके सिर का सूखा खून अब उसके चेहरे को और भी भयानक बना रहा था, जैसे कोई मृतक का मास्क पहना हो। मुझे हर पल लग रहा था कि वो अब पीछे से हाथ बढ़ाकर मेरा गला दबा देगा। हम आखिरकार क्वार्टर पहुँचे तो वो पुराना और जीर्ण शीर्ण मकान था। वो देखकर दिल और धंस गया। दीवारें नम थी, उन पर हरे काले धब्बे, छत से लटकती ट्यूबलाइट हर कुछ सेकंड में झपकती जैसे मरने को हो। मैंने डर को गले में दबाकर कहा, आप इसी कमरे में आराम कीजिए, कल सुबह आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे। वो मुस्कुराया। वो मुस्कान देखकर मेरी रूह कांप गई। उसमें कोई गर्मी नहीं थी, बस होठों का एक यांत्रिक खिंचाव। उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, और ये कहकर कमरे में चला गया। नेहा बिना एक शब्द बोले अपने कमरे में चली गई। मैंने बस इतना कहा, सो जा नेहा, सुबह बात करेंगे। लेकिन मुझे मेरी ही आवाज़ खुद पराई लग रही थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बार बार कोई हल्की सी आहट आती, जैसे कोई नंगे पाँव बहुत धीरे चल रहा हो, कदम दबाकर। कभी छत से टपकने की आवाज़, कभी दरवाज़ों के बाहर सांसों की हल्की सी सरसराहट। मैं डर के मारे आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, बस तकिए में मुंह छुपाए रोती रहती। दिल हर धड़कन पर रुक सा जाता। लगा जैसे पूरी रात कोई मेरे बगल में खड़ा मेरी सांसें गिन रहा हो। जैसे तैसे सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें छत की दरारों से अंदर घुसी तो लगा जैसे कोई मौत के जबड़े से खींचकर बाहर निकाल रहा हो। मैं उठी तो मैंने देखा मनोज दरवाजे पर खड़ा है, उसी हालत में, सिर पर वही सूखा खून, चेहरा वही जैसा ठंडा, एक भी निशान नहीं बदला। मेरी चीख गले में अटक गई। मैं दौड़कर नेहा के कमरे में गई। दरवाज़ा खोला तो वो बिल्कुल उसी पोजीशन में लेटी थी जिसमें रात को सोई थी। मैंने पुकारा, नेहा, नेहा उठ ना, उठ, चल हमें हॉस्पिटल जाना है। मैंने देखा उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। मैंने उसका कंधा हिलाया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी, सख्त और कड़क लग रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें रुक गई। मैंने बोला, नेहा, ये क्या हो गया है तुझे? प्लीज़ प्लीज़ उठ जाना, प्लीज़। पीछे से मनोज की आवाज़ आई, एकदम शांत। उसने कहा, बहन जी, शायद सदमा लग गया होगा, जल्दी कीजिए, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मैं उस हालत में कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। आंसू भी निकल रहे थे, बस एक खालीपन फैलता जा रहा था। हमने नेहा को जल्दी से कंबल में लपेटा, लेकिन वो इतनी भारी लग रही थी जैसे उसका शरीर अब लोहे का हो गया हो, जैसे उसमें से सारी जिंदगी निकलकर कहीं चली गई हो।
हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते मेरी सारी दुनिया उजड़ चुकी थी। डॉक्टर ने जांच की और उसका चेहरा देखते ही सख्त हो गया। वो मुझे एक तरफ ले गया और धीरे से बोला, माफ़ कीजिएगा मैडम, लड़की की मौत 10-12 घंटे पहले ही हो चुकी है और ये मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई बल्कि गला घोट कर मारा गया है। देखिए, गले पर ये निशान साफ दिख रहे हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही रिपोर्ट पूरी आएगी। मेरी टांगें लड़खड़ा गई, पूरा शरीर जैसे सुन पड़ गया। मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार कौंध रही थी कि कल रात हमारे साथ सिर्फ वही था, सिर्फ वही। गुस्से और दर्द का ऐसा तूफान उठा कि मैं चीखती हुई बाहर भागी, लेकिन मनोज वहाँ नहीं था। वो कब का गायब हो चुका था। मैं किसी तरह शिवपुर थाने पहुंची। सांसें फूल रही थी, आंसू और पसीना मिलकर चेहरा भिगो रहे थे। दारोगा को सारी बात बताई, हर छोटी बड़ी डिटेल, कांपती आवाज़ में। वो पूरी बात सुनकर पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से बोला, मैडम आप ये क्या कह रही हैं? मनोज नाम का वो आदमी, वो तो आज सुबह उसी जगह पर मरा पड़ा मिला था जहां आपका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप किस मनोज की बात कर रही हैं? मेरा दिल तो जैसे ज़मीन में धंस गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं समझ गई कि मैंने किसी इंसान को नहीं, किसी और ही चीज़ को अपने घर में घुसने दिया था। उसी ने मेरी सबसे प्यारी, सबसे अजीज़ अपनी नेहा को मेरे से हमेशा के लिए छीन लिया। मेरे पैर अपने आप क्वार्टर की तरफ भागने लगे, लेकिन दिमाग खाली था। सिर्फ एक ही ख्याल था, मैंने मौत को खुद अपनी कार में बिठाया था। अगली सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। साफ साफ हत्या लिखा था, गला घोट कर। मैं घंटों रोई, रोती रही, जब तक गला नहीं सूख गया, जब तक आंखों में आंसू नहीं रहे। फिर धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई, घुटनों में सिर छुपाकर, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में छुप जाता है। मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था, सिर्फ खालीपन और अपराध बोध बचा था। बाहर फिर वही हवा चलने लगी, ठीक वैसी ही जैसी उस रात चली थी, फुसफुसाती हुई, ठंडी, डरावनी। और उस हवा के बीच कहीं बहुत दूर से एक टूटी हुई साइकिल की घंटी की छन छन, बहुत धीरे, बहुत करीब आती हुई मेरे घर की तरफ, मेरे दरवाजे की तरफ, जैसे कि अब मेरी बारी हो। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।